को अंजाम देने की पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी प्लानिंग है, जिसको लेकर देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के 2 बड़े ठिकानों पर आतंकी हमला हो सकता है। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले यहां पर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, बड़ा हमला हो सकता है। तो यहां पर सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। आईएसआई का आतंकवादियों पर हमला करने के लिए दबाव है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ये दबाव बनाती है और किस तरीके से आतंकियों को पालती पोसती है ये सबको मालूम है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। ओपी, ये बड़ा अलर्ट पीएम मोदी के दौरे से पहले, इसको किस तरीके से देखें? एक बार फिर से नाम आईएसआई का है। बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको बता दूं कि धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली घाटी यात्रा है और इस घाटी यात्रा के दौरान आने वाले 7 मार्च को प्रधानमंत्री श्रीनगर से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को एक बड़ा संदेश देंगे कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का किस तरह से प्रतिदिन विकास दर विकास हुआ है। और यही बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को पच नहीं रही है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जहां का जम्मू कश्मीर में एक तरफ विकास हुआ है, वहीं उसके आतंकवादियों को अब जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग अपने यहाँ शरण नहीं दे रहे हैं और अब स्थानीय निवासी आतंकवादियों के बारे में सुरक्षा बलों को पूरी तरह से सूचनाएं दे रहे हैं। लिहाजा आईएसआई चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के पहले, उसके दौरान या उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे बड़े आतंकी हमले किए जाएं जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे और साथ ही जम्मू कश्मीर के अवाम में एक आतंक पैदा किया जाए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी भी सक्रिय है और आतंकवादी संगठन उसके लिए जम्मू कश्मीर में कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ये अपना नापाक प्लान बनाया है, जिसके चलते ये साजिश रची गई है। जी जसप्रीत। बिल्कुल ओपी, और हमने देखा कि धारा 370 हटी है। अगर पिछले कुछ समय में हम देखें तो वहां पर लाल चौक के पास क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं लोग, वहां पर चहलकदमी होती है, माहौल को खराब करने की कोशिश है आतंकियों की। बिल्कुल जसप्रीत, और मैंने जैसा आपको बताया कि जम्मू लाल चौक के पास जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से फिल्मों की शूटिंग हो रही है, लोग वहां पैसे लगा रहे हैं वहां के डेवलपमेंट के लिए, यह बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पच नहीं पा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ऑपरेशन कश्मीर पूरी तरह से फेल हो गया है, जिसके बिहाफ पर वो पाकिस्तानी अवाम को पूरी तरह से मूर्ख बना के पैसे इकट्ठा किया करते थे। पाकिस्तानी फौज की पूरी प्लानिंग नाकाम हो गई है और इसी नाकामी को छुपाने के लिए अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चाहती है कि जम्मू कश्मीर का जो वहां पर चैनो अवाम है उसमें एक बार फिर वो साजिश रच रही है, जिससे वहां के चैन अवाम को उनके सुकून को छीना जा सके। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर समेत अनेक स्थानों पर फिर से आतंकियों की साजिश यहां पर कामयाब नहीं होगी, नापाक साजिश है। बढ़ते हैं आगे। बेंगलुरु धमाके पर जांच एजेंसियों ने बड़ा दावा कर दिया है। बाजार से केमिकल खरीदकर बम बनाने की आशंका जताई गई है। कंप्यूटर पर वीडियो देखकर बम बनाने का दावा किया गया है। धमाके का मकसद दहशत, आतंक फैलाना था। धमाके से पहले आरोपियों ने जगह की रेकी भी की थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। आप ये समझिए कि इंटरनेट से बम बनाने की वीडियो देखी गई, केमिकल खरीदा गया और कंप्यूटर पर वीडियो देखे गए। ये बड़े दावे हुए हैं। धमाके का मकसद दहशत, आतंक फैलाना था। ओपी तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ओपी, ये चिंताजनक है। वीडियो देख करके ये कैसे बम बनाया जाता है ये देखा गया, बाजार से केमिकल खरीदा गया और मकसद सिर्फ दहशत और आतंक कायम करना था। बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको बता दूं, अगर आप समय पर ध्यान दें तो इस समय भारत में चुनाव होने वाले हैं और जहां पर ये विस्फोट हुआ है वो आईटी का एक बड़ा हब माना जाता है। कई प्रतिष्ठित हस्तियां वहां पर, नामचीन हस्तियां वहां पर आती भी हैं और एक वर्ग विशेष का ये अखाड़ा भी माना जाता है। लिहाजा ऐसे समय पर वहां धमाका किया गया है पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत। अभी तक जो जांच एजेंसियों के हाथ आरंभिक तथ्य मिले हैं उसके मुताबिक इस जगह की रैकी की गई होगी और रैकी के बाद उस स्थान को हमलावर ने चुना होगा, क्योंकि उसे पता था यहाँ पर लोग केवल हाथ धोने आते हैं और कोई यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लिहाजा उसने वहां पर अपनी आईडी रखी। दूसरी बात, उसे पता था यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लिहाजा उसने अपने चेहरे को और अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आईडी के अंदर जो विस्फोटक मिले हैं वो बाजार में वो केमिकल सामान्य तौर पर आसानी से उपलब्ध है। यानी पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत वहां आतंक फैलाने की कोशिश की गई, लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो भी ऐसे समय में जब भारत में चुनाव सिर पर है। फुटेज तो सामने आया है। आपने अहम बात कही कि चुनाव सर पर है और मकसद साफ नजर आता है। क्या सिर्फ ये मोहरा है? कोई और हो सकते हैं? तार कहां से जुड़े हुए हैं? ये जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो आरंभिक तौर पे शक गया है वो पाकिस्तान से जो आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट, उससे जुड़े लोगों पर शक गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी की जा रही है, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर ब्लास्ट
इसके पहले बेंगलोर में भी हुआ था और उसमें भी इन्हीं चीजों का यूज किया गया था जो इस ब्लास्ट में यूज किया गया है। मोटस ऑपरेंडी भी लगभग यही थी। तो लिहाजा इसके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी ऑपरेटर से जुड़ रहे हैं और अब ये तो लोगों के पकड़े जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे और कौन लोग शामिल थे। जी जसप्रीत। बिल्कुल ओपी, और अहम यह भी होगा कि क्या स्थानीय लोग हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को बरगला करके किया जा रहा है, या विदेशी हैं, ये जांच का विषय है। ओपी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैंगलोर ब्लास्ट से जुड़ी हुई। कल हमने देखा रेस्टोरेंट में ब्लास्ट होता है, कैफे में, जिसमें यह बात सामने आती है कि बम बनाने की वीडियो इंटरनेट से देखी गई थी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आज बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। करीब 1.5 साल बाद सीएम नीतीश के साथ मंच साझा करेंगे पीएम। बेगूसराय में करेंगे 2 दर्जन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल के तहत राजभवन जाकर पीएम से की मुलाकात। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने भी पीएम से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं पीएम। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच तेज। आरोपी की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। जांच एजेंसी का बड़ा दावा, कंप्यूटर पर वीडियो देखकर बनाया गया बम। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। हमारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज। संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है। ईडी द्वारा जांच किए जा रहे राशन भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत की मांग रखी गई है। ईडी की हिरासत से बचने के लिए शाहजहां शेख ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। शाहजहां की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब शाहजहां शेख बचने की कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर अब चूंकि ईडी राशन घोटाला मामले की जांच कर रही है, माना यह जा रहा है कि सोमवार को शाहजहां की इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन क्या शाहजहां शेख को राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। हाईकोर्ट में ये अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है शाहजहां शेख ने।